नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज हम बीए सेकेंड ईयर का रीति काव्य का अध्ययन करेंगे। हमने रीति काव्य के अध्ययन में पिछले अध्याय में रीति का अर्थ, उसकी प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया और आज हम रीति काल के नामकरण के बारे में जानेंगे। वैसे तो अगर देखा जाए किसी भी काल का नामकरण, उसमें प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उसकी प्रमुख विशिष्टताओं के आधार पर किया जाता है। रीति काल के भी इस बारे में अलग नहीं है, पर रीति काल के नामकरण को लेकर के विद्वानों के बीच में पर्याप्त मतभेद रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग विशेष में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर इसे रीति काल कहना उचित समझते हैं, तो मिश्र बंधु अपने ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में इस काल को अलंकार काल कहना उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस काल में अलंकारों की बहुतायता थी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने इस काल को कला काल कहना उचित समझा, क्योंकि यह काल श्रृंगारिक रचनाओं, अलंकार प्रियता एवं काव्य शास्त्रीय लक्षण ग्रंथों की भरमार के कारण इन्होंने इस काल को कला काल कहना समीचीन समझा। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की दृष्टि में श्रृंगार काल है, क्योंकि सब कुछ देखने के पश्चात अगर हम ये देखें कि सबसे ज़्यादा प्रमुखता के साथ में इस काल में किस विषय की उपस्थिति रही, तो हमें उसमें मालूम चलेगा कि सबसे ज़्यादा उपस्थिति इसमें श्रृंगार की रही। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए बाबू विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है कि रीति काल का प्रतिपाद्य विषय चाहे रस रहा हो, अलंकार रहा हो, सब शक्तियाँ रही हो, बुनाई का भेद रहा हो, पर उन सब का वर्ण विषय श्रृंगार ही था। सारे रीति काव्य में श्रृंगार की वृत्ति का ही व्यापक वर्णन मिलता है। वस्तुतः इस युग में नायिका भेद, सटीति वर्णन, नक्सिक वर्णन को विस्तार दिया गया। अलंकार, सप्तशक्ति आदि के उदाहरण भी श्रृंगार पर ही रखे गए। व्यापक प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इस बात के लिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने शब्दों में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस युग के कवियों में किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों की महत्ता बनाई, किसी ने पिंगल का प्रस्तार किया, किसी ने सीधे सीधे नायक नायिका भेद को प्रमुखता दी, नक्सिक वर्णन को प्रमुखता दी, षट ऋतु वर्णन को प्रमुखता दी, 12 मासा के बने बनाए सांचे ले लिए। अलग अलग कवियों ने इनमें से अलग अलग विषय वस्तुओं को अपनाया, पर उन विषय वस्तुओं को स्पष्ट करने के लिए, उनको समझाने के लिए श्रृंगार का ही सहारा लिया था। अभिप्राय यह है कि इस युग में श्रृंगार की ही प्रमुखता इस क्षेत्र में रही। भूषण श्री के वीर रस के जो कवि हुए, इस प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए थे। वो भी स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बाद में इसे स्वीकृति देते हुए कहा कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दोनों रसों की कविता इस काल में हुई। प्रमुखता श्रृंगार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, यह उचित रहेगा।
निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस युग में अलंकरण रीति, शैली, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा है कि इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीति काल नाम ही अधिक प्रचलित रहा, क्योंकि वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण माना है और इसी के रीति काल नाम की सार्थकता भी असंदिग्ध प्रतीत होती है। रीति काल में भी काव्य की 3 धाराएं प्रचलित थीं, यानी कि अब हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं रही, कौन कौन से पक्ष रहे। रीति काल के अंदर भी जो आंतरिक विभाजन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 3 प्रकार से समझ सकते हैं। उनका नामकरण इस प्रकार से कर सकते हैं कि रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। इन तीनों की विशेषताएं अलग अलग है, इनके रचनाकार अलग अलग है, इनकी प्रवृत्तियां अलग अलग है। उन सबको हम अध्ययन करेंगे। समझने के लिए सबसे पहले हम रीतिबद्ध काव्य धारा के बारे में जानेंगे कि रीतिबद्ध काव्य धारा में कौन कौन कवि हुए और उनके काव्य की क्या प्रवृत्ति रही। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य रचना किया करते थे, यानी कि जो रीति और परंपरा से काव्य में जो परंपरा बनी हुई थी उसी से वो अपने काव्य की रचना करते थे। बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए थे। इस धारा के जो प्रमुख उल्लेखनीय कवियों में देव, सेनापति, मतीराम, पद्माकर आदि सर्वोपरि कवि माने गए। और भी इस काल के अनेक कवि क्या है कि रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं दूसरी काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। यह सबसे स्वतंत्र काव्य धारा रही और सबसे अधिक कवि इसी काव्य धारा को मानने वाले हुए। और जितने भी प्रमुख रीतिकालीन कवि हैं, जो श्रेष्ठ कवि हैं, वो इसी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं कि रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटियों को न अपनाकर, उनमें न बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति को इन्होंने अपनाया था। भाई जो परंपरागत जो काव्य रचनाएं हो रही थी उस परंपरा को तो इन्होंने छोड़ दिया और स्वच्छंद तरीके से क्या है कि काव्य रचना करने लगे थे। और इन प्रवृत्तियों के अनुसार कविता करने वाले कवि रीति मुक्त कवि कहलाए थे। हिंदी साहित्य के अधिकांश विद्वानों ने इस रीति मुक्त कवियों की काव्य मीमांसा करना उचित ही नहीं समझा, इतिहासकारों ने, क्योंकि इनकी जो अधिकतर रचनाएं थी वो फुटकर रचनाएं थी और इन कवियों को फुटकर कवियों में ही स्थान दिया गया था, जबकि इनकी कविता रीतिबद्ध कवियों की कविता से भी श्रेष्ठ ठहरती है। वास्तव में ये कवि नगण्य ही हैं, न ही उपेक्षणीय हैं। इन कवियों में विशेष उल्लेखनीय कवि हैं ठाकुर, घनानंद, आलम, बोधा, रसखान आदि। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार रस की फुटकर रचनाएं करने वाले प्रेमोन्नत कवि कहा है। इनकी 2 विशेषताएं शुक्ल जी ने बताई हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। पहली है कि रस, भावना, नायक नायिका भेद व अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता है। दूसरा है मार्मिकता एवं मनोहरता का बाहुल्य है। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त कवियों में घनानंद को सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है। इस प्रकार से रीति मुक्त कवियों की जो काव्य धारा है उसमें जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उनमें रस है, भाव है, नायक नायिका भेद है, षट ऋतु वर्णन है, अलंकारों की प्रधानता है ना,
और मनोहरता है, मार्मिकता है, भावुकता है, इनका बाहुल्य मिलता है। इनके बारे में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने प्रेम में उल्लास और हार्दिक अनुराग को व्यक्त करने वाले कवियों की एक लंबी सूची दी है, जिसमें उपयुक्त कवियों का नामोल्लेख विशेष रूप से किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उपयुक्त विशेष उल्लेखनीय कवियों में द्विजदेव का नाम और जोड़ दिया है। द्विजदेव भी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। उन्हें भी रीति मुक्त कवि माना जाता है। अन्य हिंदी समीक्षकों ने भी इस काव्यधारा के कवियों का विवेचन बड़े मनोयोग से किया है। कुछ ने इस काव्यधारा के कवियों का विवेचन किया है। गणानंद ठाकुर पर तो बहुत रिसर्च हुआ है, शोध कार्य भी हुए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा आदि सभी कवियों ने अपनी अपनी सूची में उपयुक्त कवियों को प्रमुखता प्रदान की है। तीसरे प्रकार के जो कवि हुए वो रीति सिद्ध कवि कहलाए। इसके अंतर्गत अकेले बिहारी कवि आते हैं। उनके काव्य में रीतियाँ सामयिक प्रभाव के कारण स्वयं ही आकर सिद्ध हो गई हैं। रीति सिद्ध कवियों में मात्र बिहारी को स्थान मिला है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यही मान्यता है कि इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगार। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध सभी काव्य धाराओं के कवियों ने अपनी कविता में श्रृंगार को ही प्रधानता दी है। अब हम चर्चा करेंगे कि रीति काव्य धारा का प्रतिपाद्य क्या रहा और उसकी प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी रही, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हम एक बात समझ सकते हैं कि रीति काल की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक परिस्थितियाँ थी, धार्मिक परिस्थितियाँ थी, सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ थी, अगर इन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि पर हम अध्ययन करें तो हमें विदित होता है कि यह युग राजनीतिक दृष्टि से व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का युग था। क्योंकि अंग्रेज़ों से जो पूर्व हमारे देश में शासन व्यवस्था थी वो राजतांत्रिक थी। केंद्रीय सत्ता लगभग मुगलों के हाथ में थी और क्षेत्रीय दृष्टिकोण से विभिन्न छोटे छोटे राज्यों पर राज करते थे। उनमें से अधिकांश जो राजा थे उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और उनको युद्ध जैसा भय लगभग नहीं था। ऐसी स्थिति में वो निरंकुश हो गए थे, भोगी हो गए थे, विलासी हो गए थे। क्योंकि हम संपूर्ण रीति काव्य का अध्ययन करें तो हमें मालूम चलता है कि इस युग में राजप्रसादों में विलास का ही बोलबाला था और सभी राजा जब जाकर के युद्ध की ओर से मुक्त हो गए थे तब वो विलास में डूब गए। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो इस युग में अंधविश्वास घर कर गए थे, रूढ़ियों का बोलाबाला था, लोग शकुन शास्त्र को बहुत मानते थे, सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष की वाणी पर अटूट विश्वास था। लोग अंधभक्ति में डूबे हुए थे, समाज की स्थिति दयनीय थी, लोग अंधविश्वासी हो गए थे, टोने टोटके मानते थे, तंत्र विद्या का बाहुल्य था, ज्योतिष से संबंधित जो भविष्यवाणियाँ थीं उन पर अटूट विश्वास था। और सामाजिक रूप से अगर हम पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर इस युग का अध्ययन करें तो हमें मालूम चलेगा कि यह
पारिवारिक रूप से बहुत दयनीय स्थिति का युग था। बाल विवाह एवं बहुविवाह की प्रथाएं प्रचलित थी। नारी को दोयम दर्जे का समझा जाता था। वो चार दीवारी में कैद भोग की वस्तु मानी जाती थी और बहुविवाह और बाल विवाह ने उसकी और दुर्दशा कर दी थी। और इसके अलावा ऊंच नीच की भावना प्रबलता के साथ थी। धार्मिक भेदभाव, जातिगत जो भेदभाव था उसकी भावनाएं बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। धार्मिक दृष्टि से भी यह युग बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मंदिर और मठों में निवास करने वाले जो पुजारी और महंतों का जीवन दिव्य पुण्य प्रेम या परमात्मा की भक्ति के स्थान पर वासनारत हो गया था। वो ईश्वर के भक्ति के स्थान पर विलासी होते जा रहे थे। फिर भी अगर हम रीति काव्य के प्रतिपाद्य के बारे में बात करें, उसके विषय को जानने की कोशिश करें, तो हम दो विषयों पर प्रमुखता से प्रकाश डाल सकते हैं। एक तो पहला है कि रीति कविता काव्य शास्त्र के नियमों का अनुशीलन था तथा सामंती जीवन का चित्रण था। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इस युग के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। कारण क्या था कि जो रीतिकालीन कवि थे वो अधिकांश किसी न किसी दरबार में क्या है ना शरण लिए हुए थे, आश्रय प्राप्त कवि थे। चूँकि हमने पूर्व में अध्ययन किया कि यह युग वह युग था कि जब छोटे छोटे राजा है ना लगभग केंद्रीय सत्ता का जो स्थान था वो मुगलों के पास था, मुगलों के अधीन थे। तो छोटे राजा युद्ध की तरफ से बेफिक्र थे और विलास में डूबे हुए थे, है ना। तो उनके मनोरंजन के लिए वे कवियों को रखना समीचीन समझते थे। ऐसे में देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छोटे बड़े राजाओं के जो रीतिकालीन कवि थे वो आश्रय में थे और अपने आश्रयदाता राजा को ही ध्यान में रख कर के वो कविताओं की रचना करते थे। इसलिए इस युग में श्रृंगार रस की प्रमुखता होना लाजमी था। पर कवियों की भी इस युग में एक बहुत बड़ी समस्या थी कि किसी अच्छे रसिक आश्रयदाता को खोज करना इस युग के कवियों की प्रमुख समस्या थी। भूषण जैसे सौभाग्यशाली कवि बहुत कम हुए जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल जैसे राजाओं का आश्रय प्राप्त था। इसके विपरीत अगर हम देखें कि देव जैसे प्रतिभाशाली कवि जीवन भर आश्रयदाताओं की तलाश में भटकते रहे और घनानंद जैसा कवि दरबार से निकाल दिया गया क्योंकि अति विलासिता में डूबा मोहम्मद शाह रंगीला घनानंद जैसे कवि की महत्ता को समझ ही नहीं पाया और उसने इससे देश निकाला दिया। अब अगली बात अगर हम करें तो इस वक़्त में एक बात ज़रूर थी कि राज दरबार में कौन से कवि आश्रय को प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम देखें तो हमें मालूम चलेगा कि जो कवि आचार्यत्व को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जो आश्रय प्राप्त करने के लिए दरबारों में आश्रय प्राप्त करने के लिए आचार्यत्व की आवश्यकता थी। जो कवि आचार्य कवि थे उन्हें ही दरबारों में क्या है स्थान मिला था, क्योंकि कवियों ने इसके लिए काव्य शास्त्र का सहारा लिया। साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि रखना सामंतों एवं राजाओं की प्राचीन परंपरा थी। वे लोग स्वयं इन कलाओं का ज्ञान भी रखते थे। उनकी संतानों को भी शिक्षा दी जाती थी। साहित्य शास्त्र की जरूरत इस कार्य के लिए होती थी। उदाहरण के लिए कवि केशव ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया की रचना
अपने आश्रयदाता राजा की प्रिय गणिका को काव्य शास्त्र की शिक्षा देने के लिए किया था। इस प्रकार से आज का अध्ययन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इसके प्रतिपाद या फिर जाके प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।